Hello dear student, welcome back to Raja classes. In this video, I am going to teach you about some important article of Indian Constitution. तो इस वीडियो में भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पार्ट 1 वीडियो डाला जा चुका है, तो अगर वो आप पहले नहीं देखे हैं तो वो आप पहले देख लें, तभी आपको सारा अनुच्छेद समझ में आएगा। क्योंकि अगर संविधान के शुरू से अनुच्छेद 1 से अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर भाग 5 समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। या फिर आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। यहाँ पर आई बटन होता है, जहाँ पर मैं अभी सर्कल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आई बटन के पास आपको वो वीडियो ब्लिंक करने लगेगा। तो सबसे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में भाग 5 के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो भाग 5 में संघ के बारे में है। संघ यानी जो सरकार होता है, संघ सरकार, उसके बारे में भाग 5 है। तो कई बार पूछा जाता है कि भाग 5 में क्या है या फिर संघ किस भाग में है। तो सवाल इस तरह भी बनता है। और सवाल ये भी बनता है कि भाग 5 किस अनुच्छेद से, है ना, कहाँ तक है। तो ये याद रखना है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक भाग 5 है। तो इस स्लाइड में राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया जाएगा, बिकॉज कि भाग 5 का जो अध्याय 1 है जिसमें कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका में सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अनुच्छेद 52 से शुरू होता है, राष्ट्रपति। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ 52 अनुच्छेद सबसे पहले है। तो 52 अनुच्छेद में क्या मेंशन है? अनुच्छेद 52 में यह है कि भारत के राष्ट्रपति, यानी अनुच्छेद 52 में यह है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। क्लियर है? तो अगर सवाल ये बनता है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में मेंशन है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 52। क्लियर है? तो याद रखना है, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति है। क्लियर है? यानी अनुच्छेद 52 में ये मेंशन है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53। तो ये जितना भी लगातार राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद है, ये सभी ध्यान से समझना है, बिकॉज कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 53 में क्या मेंशन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, मीन्स हुआ कि कर संघ, यहाँ मैं शॉर्ट में सारा नोट्स मेंशन किया हूँ, तो मैं इस पे एक्सप्लेन में बताऊंगा कि यहाँ पर अनुच्छेद 53 में क्या मेंशन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति। इसका क्या मतलब हुआ कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। तो याद रखना है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगा वो राष्ट्रपति में निहित होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका शक्ति का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। क्लियर है? कार्यपालिका को ही एग्जीक्यूटिव कहा जाता है इंग्लिश में, क्योंकि हमारे संविधान में या हमारे देश में 3 बॉडी होता है मेनली। एक होता है कार्यपालिका, है ना, एक होता है विधायिका और एक होता है न्यायपालिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव, उसके बाद विधायिका को लेजिस्लेटिव और उसके बाद न्यायपालिका को कहा जाता है जुडिशियरी। क्लियर है? और जो चौथा स्तंभ जो कहा जाता है वो मीडिया को कहा जाता है। तो इस तरह जो है 53 अनुच्छेद में क्या है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगा, यानी एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा, वो प्रेसिडेंट में निहित होगा, यानी राष्ट्रपति में निहित होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में क्या मेंशन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, मीन्स हुआ कि अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो किस आधार पे होता है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना है कि प्रत्यक्ष चुनाव का क्या मतलब होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि जब जिस चुनाव में जनता
डायरेक्ट भाग लेती है, जनता खुद उसमें वोटिंग करती है, तो उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जैसे भारत में लोकसभा का चुनाव या फिर विधानसभा का चुनाव या फिर जो भी लोकल गवर्नमेंट का चुनाव होता है, ये सभी होता है प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सभी होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं, जैसे कि सांसद हो गए, है ना, विधायक हो गए, ये सभी इस इलेक्शन में वोट करते हैं, इस चुनाव में वोट करते हैं, इसीलिए ये कहलाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 54 में क्या मेंशन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 55 में मेंशन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, यानी जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें कौन कौन सा शामिल होगा। तो राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो याद रखना है कि जो लोकसभा है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर, उसके बाद प्लस RS यानी राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। मैं यहाँ पर निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा हूँ। याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो जनता द्वारा चुना जाता है, वही भाग लेते हैं। तो LS यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद आपको याद रखना है VS यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने भी विधानसभा अलग अलग राज्य में है उसके निर्वाचित सदस्य। प्लस क्या होता है दिल्ली, D मीन्स यहाँ पर दिल्ली में मेंशन कर रहा हूँ, एंड P मीन्स में मेंशन कर रहा हूँ पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी का जो VS है यानी विधानसभा है, उसके निर्वाचित सदस्य। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और जितने भी राज्य में विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, और बाकी क्या है दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैं पहले बता दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो चुना जाता है मेंबर, वो भाग नहीं लेता है। तो याद रखना है राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जो जनता के द्वारा चुना जाता है सदस्य वही भाग लेते हैं। क्लियर है? आई होप कि ये अनुच्छेद 55 आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या मेंशन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो आपको पता होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। क्लियर है? यानी अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल तक यानी 5 ईयर्स तक बने रहेंगे। क्लियर है? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या मेंशन है, पुनः निर्वाचन। इस यहाँ पर शॉर्ट में मैं लिखा हूँ पुनः निर्वाचन का क्या मतलब हुआ, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। मतलब क्या हमारे देश में क्या प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति चाहे जितनी बार हो सके उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में क्या प्रावधान है कि अमेरिका देश में है कि एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर है? और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, 4 इयर्स का होता है। क्लियर है? तो याद रखना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, और अमेरिका में कोई एक व्यक्ति लगातार या फिर पूरे अपने जीवन काल में 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हमारे देश में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 57 के तहत क्या प्रावधान है कि हमारे देश में कोई एक व्यक्ति चाहे जितनी बार हो सके उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति यानी अनुच्छेद 58 मेंशन है कि राष्ट्रपति की योग्यता, है ना। योग्यता मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति में बनने के लिए क्या योग्यता होगा।
तो ये मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। राष्ट्रपति बनने का जो मिनिमम यानी राष्ट्रपति बनने का जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो है 35 साल, यानी 35 साल एज होना चाहिए कम से कम। इससे पहले आपको याद रखना है कि ये भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है, कि भारत के नागरिक होना चाहिए, यहाँ ध्यान रखना है। जन्म से नागरिक होना शर्त नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में सिर्फ ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन यूएसए में क्या शर्त है कि जन्म से अमेरिका का जनता होना चाहिए, यानी अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अमेरिका में यानी यूएसए में क्या प्रावधान है, यूएसए में प्रावधान ये है, यूएसए में वही व्यक्ति यूएसए का राष्ट्रपति बन सकता है जो यूएसए का बचपन से नागरिक है, यानी जन्म से नागरिक है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में ये प्रावधान नहीं, हमारे देश में सिर्फ ये संविधान मेंशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, क्लियर है, और वो 35 साल कम से कम एज पूरा होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद आपको याद रखना चाहिए दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये सारा क्या है कि राष्ट्रपति बनने का एक कह सकते हैं कि आप क्या है योग्यता है, क्लियर है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या मेंशन है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, यानी राष्ट्रपति का जो पद होगा उसके लिए क्या कंडीशंस होगा, क्या शर्त होगा, ये अनुच्छेद 59 में मेंशन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या मेंशन है कि राष्ट्रपति का शपथ, यानी राष्ट्रपति का जो शपथ जो मेंशन है वो अनुच्छेद 60 में है। तो राष्ट्रपति का शपथ जो लेता है वो एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राष्ट्रपति के शपथ लेते हैं, और अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो जो भी वरिष्ठ जज होते हैं वो राष्ट्रपति के शपथ लेते हैं, क्लियर है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 60 में सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड मिस्टेक हो गया था। तो अनुच्छेद 60 में क्या है कि राष्ट्रपति का शपथ, तो याद रखना है, कई बार सवाल बनता है राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। लेकिन कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है कि अगर चीफ जस्टिस नहीं रहे तो कौन राष्ट्रपति का शपथ लेंगे, तो उसका आंसर होगा कि जो भी वरिष्ठ जज होंगे वो लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या मेंशन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अगर कोई राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे तो उन पर क्या होगा कि महाभियोग की प्रावधान से उनके पद से उन्हें हटा दिया जाएगा। तो यही है राष्ट्रपति पर महाभियोग। हालांकि इसमें और डिटेल में डिस्कस हो सकता है, बट यहाँ ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रिवीजन के पर्पस से है। अगर मैं यहाँ डिस्कस पूरा डिटेल में करने लगूंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आपको अनुच्छेद पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्लियर है। बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे लगता है कि अनुच्छेद समझने के लिए वो जरूरी है, अनुच्छेद याद रखने के लिए जरूरी है, तो मैं वो ऑलरेडी मेंशन कर देता हूँ, क्लियर है। तो अनुच्छेद 61 में क्या मेंशन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो याद रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61, क्लियर है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ अनुच्छेद पे मैं बनाया हूँ, तो इसमें उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में क्या मेंशन है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति होने पर निर्वाचन। मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया है तो निर्वाचन, जैसे कि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तो कम से कम है कि 6 महीना के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने से पहले निर्वाचन हो जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली
हमारे देश में नहीं रह सकता है। तो याद रखना है अनुच्छेद 62 में क्या मेंशन है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति होने पर निर्वाचन। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति का पद का निर्वाचन जो होता है वो राष्ट्रपति के पद खाली होने से पहले इन जनरल हमारे देश में हो जाता है। लेकिन संविधान में क्या प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। क्लियर है। अगर संविधान के हिसाब से पूछा जाएगा तो बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। क्लियर है। ये ध्यान रखना है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या होता है इन जनरल कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने से पहले ही चुनाव हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, इसमें अब जो इस स्लाइड में जो मेंशन किया जाएगा, इसमें जो डिस्कस किया जाएगा वो उपराष्ट्रपति पर डिस्कस किया जाएगा, यानी वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर है। तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो अनुच्छेद है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उपराष्ट्रपति शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में बता दूं। तो उपराष्ट्रपति जो हमारे देश में इसका प्रावधान जो है ये लिया गया है अमेरिका से। तो याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है ये अमेरिका से लिया गया है। क्लियर है। तो शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 63 में क्या मेंशन है कि भारत का उपराष्ट्रपति, यानी अनुच्छेद 63 में है कि भारत में यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर है। याद रखना है कि अनुच्छेद 63 में है भारत के उपराष्ट्रपति, यानी भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति। तो याद रखना है, ये आपको पता होगा कि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये आपको पता होगा कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो कभी भी अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अभी प्रेजेंट में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आप आंसर उपराष्ट्रपति दे दें, वो सही हो जाता है। बिकॉज कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्लियर है। तो ये अनुच्छेद 64 में मेंशन है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। अनुच्छेद 64 में क्या मेंशन है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। क्लियर है। मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति का जो होता है इन जनरल कोई वर्क नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के नाम पर कोई सैलरी, कोई वेतन नहीं दिया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के नाम पर किसी तरह का वेतन नहीं दिया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को किस नाम पे वेतन दिया जाता है कि राज्यसभा के सभापति के नाम पर उन्हें वेतन दिया जाता है। तो ये याद रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो अनुच्छेद 64 के अकॉर्डिंग होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 65। तो अनुच्छेद 65 में क्या मेंशन है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। जैसे अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, उपराष्ट्रपति का अगर मृत्यु हो गया है ना, तो मैं यहाँ पर उपराष्ट्रपति बोल दे रहा हूँ। राष्ट्रपति का पद अगर किसी वजह से रिक्त हो गया है, जैसे कि राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो ये अनुच्छेद 65 में मेंशन है। क्लियर है। कई बार क्या होता है कि बोलने में जब जैसे यहाँ पर उपराष्ट्रपति पे डिस्कस हो रहा है तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो आई होप कि आप भावनाओं को समझेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में क्या मेंशन है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किस आधार पर या किस विधि से होता है,
वो अनुच्छेद 66 में मेंशन है। तो याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है राष्ट्रपति के चुनाव के तरह ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जैसे कि मैं बताया हूँ राष्ट्रपति के बारे में, आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया होगा, वो आपको याद होगा। यहाँ क्या है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। LS यानी लोकसभा के सभी सदस्य, याद रखना है लोकसभा के सभी सदस्य। मैं राष्ट्रपति में बताया हूँ निर्वाचित सदस्य, लेकिन यहाँ क्या है उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। बस इतने ही जो सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के सभी सदस्य हों और राज्यसभा के सभी सदस्य, ये इसमें क्या होता है उपराष्ट्रपति में सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में क्या होता है सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या है उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में क्या मेंशन है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है आपको पता होगा वो 5 साल का होता है। जिस तरह राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, उसी तरह उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में क्या मेंशन है उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र। याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि वहां प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, और हमारे देश में ये प्रावधान है, यानी ये ट्रेडिशन बना हुआ है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने से पहले ही चुनाव हो जाता है। लेकिन संविधान के हिसाब से क्या है 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव का होने का क्या प्रावधान है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान ये है कि संविधान के अकॉर्डिंग ये कहा गया है यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। यहाँ कोई मंथ या कोई साल मेंशन नहीं है कितने मंथ में हो जाना चाहिए, कितने साल में हो जाना चाहिए। यहाँ सिर्फ ये मेंशन है यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। क्लियर है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में क्या मेंशन है कि उपराष्ट्रपति का शपथ, यानी जो उपराष्ट्रपति का शपथ जो होता है वो इसमें मेंशन है अनुच्छेद 69 में। तो याद रखना है उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्लियर है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो उपराष्ट्रपति के बारे में और अगर डिटेल में मैं बताऊं तो उपराष्ट्रपति के बारे में याद रखना है जैसे राष्ट्रपति का जो शर्त है कि राष्ट्रपति होने का जो योग्यता है सेम एज इट इज उपराष्ट्रपति होने का भी योग्यता है। जैसे कि मैं बताया हूं कि वो भारत के नागरिक होना चाहिए। याद रखना है उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है, वो भारत के नागरिक होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर है कि भारत के नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कम से कम 35 साल एज हो जाना चाहिए, है ना। कम से कम 35 साल के वो होने चाहिए। मैक्सिमम एज नहीं है, याद रखना है मैक्सिमम एज नहीं है, मिनिमम एज है कि 35 साल। उसके बाद है दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। ये सभी उपराष्ट्रपति के योग्यता है। क्लियर है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 70 है। तो अनुच्छेद 70 में क्या मेंशन है अनाकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। यहाँ जो आप देखे थे अनुच्छेद 65 में कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, तो यहाँ क्या मेंशन है कि जैसे राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया है या जैसे कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन 70 और 65 में क्या फर्क है। 70 में ये मेंशन है अनुच्छेद 70 में कि
अनाकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, जैसे कि राष्ट्रपति किसी अदर कार्य से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है या फिर राष्ट्रपति कहीं चले गए हैं, है ना, अभी वो देश में नहीं है, तो ये हो जाता है अनाकस्मिक। क्लियर है? तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के रूप में जो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे वो अनुच्छेद 70 के अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में क्या मेंशन है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद एससी यानी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में बना है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधी निर्वाचन में जो विवाद होता है वो उसका निपटारा कौन करता है या उसकी सुनवाई कहाँ होगा? आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है, याद रखना है। जैसे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह का विवाद हो गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो फेयर ढंग से नहीं हुआ है, संवैधानिक ढंग से नहीं हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ होगा, याद रखना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 72, जो कि बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। ये भी अनुच्छेद 72 भी कई बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है अनुच्छेद 72 से। अनुच्छेद 72 में क्या मेंशन है कि राष्ट्रपति का क्षमादान, तो राष्ट्रपति का जो क्षमादान होता है वो अनुच्छेद 72 के तहत होता है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिला है या उम्र कैद मिला है या किसी तरह का सज़ा मिला है, तो अब राष्ट्रपति के अंदर ये पावर है कि वो क्षमादान कर सकते हैं। क्लियर है? तो वो किस में मेंशन है? अनुच्छेद 72 में। इसमें भी डिटेल में डिस्कस हो सकता है, बट मैं पहले ही बताया हूँ ये सिर्फ अनुच्छेद पर वीडियो है। अगर मैं यहाँ डिटेल बताने लगाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में क्या मेंशन है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार किया जाएगा वो अनुच्छेद 73 के तहत किया जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि भाग 5 के बारे में ही यहाँ भी डिस्कस किया जाएगा। अब इसमें है हम लोग 74 से डिस्कस करेंगे, यानी इसमें वीडियो में जो मेन जो प्रमुख अनुच्छेद है उस पर ही डिस्कस किया जाएगा। तो अब 74 देखते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या मेंशन है कि राष्ट्रपति को सहायता के लिए मंत्री परिषद। तो ये सवाल कई बार बना है कि मंत्री परिषद का प्रावधान या मंत्री परिषद की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 74। तो याद रखना है कि मंत्री परिषद का व्याख्या या मंत्री परिषद के बारे में किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 74। और याद रखना है कि राष्ट्रपति को सहायता के लिए मंत्री परिषद एक होते हैं, ये अनुच्छेद 74 में मेंशन है। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या मेंशन है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध तथा प्रधानमंत्री, यानी मंत्रियों के बारे में जो अन्य उपबंध होता है, अदर जो रूल रेगुलेशन होता है वो अनुच्छेद 75 में मेंशन है। और बाकी याद रखना है कि प्रधानमंत्री जो है वो अनुच्छेद 75 में है, यानी भारत के एक प्रधानमंत्री होंगे। ये मेंशन कहाँ है? अनुच्छेद 75 में। मैं बता दूं कि भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आपको यहाँ समझना ये है कि प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे देश में नहीं होता है। हमारे देश में क्या होता है कि सांसद का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? सांसद। क्लियर है? जिसको हम लोग शॉर्ट में एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारे देश में चुनाव जो होता है वो सांसद का होता है। जैसे अभी लोकसभा का
चुनाव चल रहा है, तो ये अभी जो चुनाव हो रहा है वो सांसद का चुनाव हो रहा है, यानी एमपी का चुनाव हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस चुनाव में जो जीतेंगे, है ना, वो एमपी कहलाएंगे, सांसद कहलाएंगे। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, जो पार्टी बहुमत में आते हैं तो उस बहुमत दल के जो नेता होते हैं या फिर वो बहुमत दल से ही सभी सांसद मिलकर एक राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को चुनते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। क्लियर है। तो याद रखना है हमारे देश में क्या है, यानी संविधान के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, ना कि चुनाव होता है। याद रखना है, क्योंकि ये कई बार पीसीएस एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। क्योंकि ये डिटेल में सवाल अगर पूछा जाता है तो इस तरह पूछा जाता है। तो याद रखना है प्रधानमंत्री का क्या होता है, नियुक्ति होता है। नियुक्ति का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति उसे अपॉइंट करते हैं। क्लियर है। लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, हमारे देश में चुनाव होता है सांसद का, यानी एमपी का। क्लियर है। आई होप कि ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या मेंशन है कि भारत का महान्यायवादी, यानी भारत का जो महान्यायवादी होता है, यानी जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत के जो महान्यायवादी हैं वो अनुच्छेद 76 में है। ये कौन होते हैं, ये सरकार के वकील होते हैं। याद रखना है कि अगर सरकार के तरफ से कोई अगर केस लड़ेंगे तो भारत के महान्यायवादी लड़ते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये सरकार के क्या होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये सरकार के वकील होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में मेंशन है। क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 78, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। वैसे जितना भी अनुच्छेद मेंशन किया गया है वो सारा अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ प्रमुख अनुच्छेद का, तो आप जरूर वीडियो देखें। इससे पहले एक वीडियो डाला जा चुका है, तो वो वीडियो आप पहले जरूर देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये दूसरा वीडियो है, ये पार्ट 2 वीडियो है। इस तरह और भी वीडियो आएगा। टोटल जो अनुच्छेद है, यानी 300 समथिंग अनुच्छेद है। टोटल मैं अनुच्छेद पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन प्रमुख अनुच्छेद वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज कि सभी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि सभी अनुच्छेद से एग्जाम में सवाल नहीं बनता है। तो जिससे एग्जाम में सवाल बनता है उसी इस पे डिस्कस करना है। क्लियर है। बिकॉज कि एक्सपर्ट नहीं बनना है, स्मार्ट बनना है। क्लियर है। तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में पीएम का कर्तव्य, तो सवाल कई बार ये बना है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यानी ये किस अनुच्छेद में है, आंसर होगा अनुच्छेद 78। यानी प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा, ये ड्यूटीज होगा कि राष्ट्रपति को वो क्या करे कि संसद के बारे में या मंत्रिपरिषद के बारे में ये सभी चीज़ों की जानकारी पीएम यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को टाइम टू टाइम दें। ये अनुच्छेद 78 में मेंशन है। क्लियर है। अब जो है 3 अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 79, 80 और 81, ये संसद से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद का गठन, यानी अनुच्छेद 79 में क्या है कि संसद का गठन। अब संसद का गठन कैसे होता है, तो याद रखना है पी यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूं, यानी राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट, पी फॉर प्रेसिडेंट। दूसरा याद रखना है एलएस, यानी लोकसभा। क्लियर है। तीसरा आपको याद रखना है राज्यसभा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा।
तो अगर सवाल इसमें कई बार जो है बच्चे गलत आंसर करके आ जाते हैं, यहाँ पे सवाल ध्यान से पढ़ना है और आंसर ध्यान से देना है। सवाल अगर ये पूछा जाएगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, अगर सवाल पूछा जाएगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो आंसर होगा 3 अंग होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से अंग हैं, तो आंसर होगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये हैं संसद के अंग यानी पार्लियामेंट के ऑर्गेन्स। क्लियर है, तो पार्लियामेंट का जो अंग होता है वो टोटल 3 होता है, यानी पार्लियामेंट का जो गठन होता है या पार्लियामेंट जो बनता है वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिल के बनता है। क्लियर है, लेकिन अगर सवाल बनेगा कि संसद के कितने सदन हैं, क्या सवाल अगर बनेगा कि संसद के कितने सदन हैं, तब आंसर क्या होगा 2। याद रखना है, संसद के कितने सदन है 2। कौन कौन से सदन है, LS यानी लोकसभा, RS यानी राज्यसभा। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब सवाल ये बनेगा कि संसद के कितने अंग हैं, तो आंसर होगा कि संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है, लेकिन सवाल बनेगा कि संसद के कितने सदन हैं, तो आंसर होगा 2 यानी लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है, यानी सवाल अगर ये बनेगा हाउ मेनी हाउसेज इन इंडियन पार्लियामेंट, तो आंसर होगा लोकसभा एंड राज्यसभा यानी 2। क्लियर है, आई होप कि ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में बच्चे इस तरह क्वेश्चन में गलत करके आते हैं। अगर सवाल पूछेगा सदन तो आंसर होगा 2, अगर सवाल पूछेगा अंग तो आंसर होगा 3। क्लियर है, जैसे अगर एग्जाम में सवाल आएगा सदन से रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में 3 लिखा रहेगा, यानी सबसे पहला गलती जो आप कीजिएगा वो ऑप्शन नंबर ए में ही रहता है। अगर आप ये ऑब्जर्व किए होंगे, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप ऑब्जर्व करेंगे, तो जो पहला गलती आप कीजिएगा वो ऑप्शन नंबर ए में रहता है। तो यहाँ पर आई होप कि ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना, यानी अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा है। क्लियर है, यानी RS राज्यसभा। क्लियर है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा यानी LS। याद रखना है, LS यानी लोकसभा किसमें है, अनुच्छेद 81 में। आई होप कि ये तीनों अनुच्छेद आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है कि यहाँ पर भी कंफ्यूजन बनता है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि 80 में क्या है, 81 में क्या, 79 में क्या है। इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, सरला। ये बहुत ही फेमस ट्रिक है, सरला। ठीक है, सरला का मोबाइल नंबर इस तरह करके लोग याद रखता है। सरला का मोबाइल नंबर 79 है ना, 80 81। ये एक तरह का ट्रिक है, अदरवाइज अगर आपको ऐसे याद रहता है तो ऐसे याद रखें। तो सरला का मोबाइल नंबर यानी 79 80 81। तो यहाँ पर S फॉर 79 यानी S फॉर संसद, उसके बाद R फॉर राज्यसभा यानी 80 अनुच्छेद, और ला फॉर लोकसभा यानी 81 अनुच्छेद। आई होप कि ये थोड़ा सा ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आपको अगर ऐसे याद रहता है, आप ऐसे याद रखें कि 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। क्लियर है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 82 यानी अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में क्या है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक जनगणना जो होता है, आपको पता है कि हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होता है,
तो प्रत्येक जनगणना के बाद ये प्रावधान है कि पुनः समायोजन हो, यानी पुनः क्या हो कि संसद में सीटों को बढ़ाया जाए। ये सारा चीज जो है प्रावधान ये 82 में है कि प्रत्येक जनगणना के बाद क्या होना चाहिए, पुनः समायोजन होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है 85 अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, यानी संसद का जो सत्र होता है, जैसे आपको पता होगा कि संसद में मॉनसून सत्र होता है, ठीक है, और भी सत्र होता है। उसके बाद संसद का सत्रावसान, संसद का विघटन। तो संसद का सत्रावसान ये राष्ट्रपति करते हैं, विघटन भी राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सारा चीज जो संसद का सत्र, संसद का सत्रावसान, संसद का विघटन, ये सभी अनुच्छेद 85 में मेंशन है। क्लियर है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 86 यानी 86 कि राष्ट्रपति संसद की किसी एक सभा में या दोनों अभिभाषण कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदन या किसी एक सदन में अभिभाषण कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 86 में मेंशन है। क्लियर है। तो आई होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 87 यानी 87। अनुच्छेद 87 में क्या मेंशन है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें है, अनुच्छेद 87 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 89 यानी 89। 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, यानी राज्यसभा के जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, ये मेंशन है अनुच्छेद 89 में। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 93 यानी 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं जिसे इंग्लिश में स्पीकर कहा जाता है, लोकसभा के स्पीकर। जैसे कि अभी तो लोकसभा विघटन हो चुका है क्योंकि अभी चुनाव हो रहा है, लेकिन अभी तक जो लोकसभा के स्पीकर थे वो ओम बिरला थे। तो यही जो लोकसभा के स्पीकर जो हैं या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये मेंशन है 93 यानी अनुच्छेद 93 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 99 यानी 99 सदस्यों द्वारा शपथ, यानी जो भी संसद के सदस्य होते हैं चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, तो उनका जो शपथ जो मेंशन है वो 99 में है यानी अनुच्छेद 99 में है। अब है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, अनुच्छेद 100 यानी 100। तो अनुच्छेद 100 में क्या है, सदनों की गणपूर्ति, यानी सदन में कितने सदस्य प्रेजेंट रहेंगे, ये जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 100 में है। तो याद रखना है टोटल सदस्य का 1/10वां भाग, यानी टोटल जो सदस्य हैं संसद में, जैसे अगर लोकसभा का एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो लोकसभा में टोटल जो सदस्य हैं वो 543 हैं। क्लियर है। तो इसका अगर आप 1/10 निकालते हैं तो यहाँ पे 54.3 हो जाता है। तो वो 1/10 से एक ज़्यादा, याद रखना है टोटल 55 है ना, क्योंकि यहाँ पर 54.3 है तो दशमलव में तो व्यक्ति नहीं होता है, तो इसीलिए एक ज़्यादा कर देते हैं हम लोग। तो आंसर होगा 55, यानी लोकसभा के सदनों की गणपूर्ति क्या होगा, 55। मतलब क्या हुआ कि अगर लोकसभा में 55 व्यक्ति प्रेजेंट रहेंगे, कम से कम 55, तभी किसी तरह का लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगा, अदरवाइज अगर 55 से कम है तो नहीं होगा। क्लियर है। इसी तरह अगर आप राज्यसभा का देखेंगे तो राज्यसभा में टोटल सदस्य जो हैं वो 250 हैं। क्लियर है। तो इसमें क्या होगा कि 25 हो जाएगा, तो 25 इसका गणपूर्ति होगा। तो राज्यसभा का कार्यवाही अगर शुरू करना है तो कम से कम 25 सदस्य प्रेजेंट होना चाहिए। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो याद रखना है
कि अनुच्छेद 100 में क्या है, सदनों की घन पूर्ति। तो घन पूर्ति क्या है, टोटल सदस्य का 1/10वां भाग। अगर प्रेजेंट हैं तभी कार्यवाही शुरू किया जाएगा, अदरवाइज 1/10 से अगर कम है तो कार्यवाही नहीं शुरू किया जाएगा। आई होप कि ये अनुच्छेद आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जैसे कई बार क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल लेकर, किसी भी प्रावधान लेकर क्या होता है कि विवाद हो जाता है, तो इसमें तब क्या होता है कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। तो सवाल ये भी बनता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। आई होप कि 108 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 109। तो 109 में क्या मेंशन है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी जो धन विधेयक होता है उसके संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, 109 में। लेकिन धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की अगर परिभाषा की बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 10 में है। क्लियर है। सवाल अगर ये बनेगा कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, आंसर होगा अनुच्छेद 109। लेकिन सवाल बनेगा कि धन विधेयक की परिभाषा किस में है या धन विधेयक किस में है, आंसर होगा 110। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में बजट। क्लियर है। याद रखना है हमारे संविधान में बजट शब्द, बजट वर्ड मेंशन नहीं है, उसके जगह पर क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये किस में है, अनुच्छेद 112 में। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 120। तो इसमें क्या है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी संसद में जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो किस में मेंशन है, वो अनुच्छेद 120 में मेंशन है। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 में क्या है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना। मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट कि संसद किसको ऐसा कानून बनाती है जो कि जनता के पक्ष में नहीं है या जनता के हित में नहीं है, तो क्या होता है, या फिर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो न्यायालय क्या करती है, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, संसद के कार्यवाही की जांच करती है। तो वो अनुच्छेद 122 के तहत करती है। क्लियर है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है 123, ये भी वीवीआई है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे भी कई बार सवाल बना है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति, यानी राष्ट्रपति को जो अध्यादेश की शक्ति है, यानी इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डिनेंस। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश की जो शक्ति है वो 123 मेंशन है। अब ये क्या होता है, जैसे अगर संसद विघटन है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो उस समय अगर कोई ऐसा कानून पास करना है जो देश के हित में हो, जो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो, तो उस समय राष्ट्रपति को ये पावर है, शक्ति है कि वो अध्यादेश द्वारा वो कानून ला सकती है। लेकिन ये कानून परमानेंट नहीं होता है, तो इस पर भी बहुत डिटेल में वीडियो बन सकता है, बट मैं पहले ही बताया हूँ ये अनुच्छेद वीडियो है, एक रिवीजन तौर पर है। तो आई होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट, यानी अब जो यहाँ देखेंगे ये जो 3 अनुच्छेद है ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। यानी अनुच्छेद 124 सबसे पहले है कि अनुच्छेद 124 में क्या मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना SC फॉर यहाँ पर है
सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत होता है। दूसरा है अनुच्छेद 129। तो अनुच्छेद 129 में है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, यानी सुप्रीम कोर्ट एक क्या है, अभिलेख न्यायालय है। ये अनुच्छेद 129 के तहत है। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति को ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श यानी सलाह मशवरा ले सकती है। ये अनुच्छेद 143 के तहत है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श या सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर है। दूसरा बात आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है, लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं है। क्लियर है। लेकिन सवाल ऐसा कई बार एग्जाम में बनता है, तो ये आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देती है उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। दूसरा बात ये भी याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट भी सलाह या परामर्श या मशवरा देने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर है। तो याद रखना है कि यह अनुच्छेद 143 में मेंशन है। अब है नेक्स्ट कैग यानी कंप्ट्रोलर अटर्नी जनरल, है ना। याद रखना है कि कंप्ट्रोलर अटर्नी जनरल यानी जिसको कैग कहते हैं, ये भी एक संवैधानिक पद है। तो ये अनुच्छेद 148 में मेंशन है। तो अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक, क्लियर है। आई होप कि ये क्लियर आपको हो गया होगा स्लाइड। तो इस स्लाइड में मात्र 4 अनुच्छेद पर डिस्कस किया गया है। तो आई होप कि ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है राज्यपाल। क्लियर है। अब हम लोग राज्यपाल पे डिस्कस करेंगे, जो कि भाग 6 अब शुरू होता है। तो भाग 5 यानी ये जो था भाग 5 तक था, तो भाग 5 151 तक है। तो हम लोग 148 तक डिस्कस कर लिए थे। क्लियर है। तो अब जो शुरू हुआ है वो है भाग 6। तो भाग 6 में क्या मेंशन है, राज्य, यानी अब हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और भाग 6 कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। लेकिन इस वीडियो में 162 तक ही डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें बाकी अनुच्छेद डिस्कस किया जाएगा। और इसमें जो है मेनली इस स्लाइड में राज्यपाल पे अनुच्छेद है। तो सबसे पहला अनुच्छेद है 152। 152 में क्या मेंशन है, राज्य की परिभाषा, यानी 152 में है कि राज्य की परिभाषा। क्लियर है। नेक्स्ट है 153। 153 में क्या है कि राज्यों के राज्यपाल, यानी 153 में क्या है कि राज्यों के राज्यपाल, यानी राज्यों में राज्यपाल होंगे। ये अनुच्छेद 153 में है। अगर सवाल बनेगा कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो आंसर होगा कनाडा। क्लियर है। तो ये कई बार सवाल बनता है। वैसे मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि अलग अलग देशों से जो अलग अलग प्रावधान हमारे संविधान में लिया गया है, अलग अलग पद लिया गया है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्लियर है। तो याद रखना है कि 153 में क्या है, राज्यों के राज्यपाल। नेक्स्ट है अनुच्छेद 154। 154 में है कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति। तो याद रखना है कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, राज्यपाल में। लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होता है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति समथिंग इसमें कुछ न कुछ सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। बट याद रखना है कि कंप्लीट दोनों एक नहीं है, कुछ कुछ आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप राष्ट्रपति पढ़ लिए हैं तो वो राष्ट्रपति का जो भी प्रावधान संघ पे लागू होता है, वही प्रावधान राज्यपाल का राज्य पे लागू होता है। क्लियर है। जो भी संबंधित राज्य होता है उस पे लागू होता है। तो अगर आप राष्ट्रपति पढ़ लेते हैं, यानी अगर आप भाग 5 पढ़ लेते हैं, तो आपको लगभग पूरे संविधान का एक ओवरव्यू आपको हो जाता है। इसीलिए भाग 5 क्या है
कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत सवाल बनता है और संविधान का बेसिक जानकारी लेने के लिए भाग 5 भी जानना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप कह सकते हैं कि भाग 1 से लेकर भाग 5 तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक संविधान का बेसिक जानकारी हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद और भी भाग है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन भाग 5 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। तो 154 में क्या मेंशन है कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा राज्यों का यानी स्टेट का, वो राज्यपाल में निहित होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इन जनरल क्या होता है कि राज्यपाल के बारे में 5 साल कार्यकाल बता दिया जाता है, बट संविधान के अकॉर्डिंग राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, राष्ट्रपति को जब मन होगा तब उसको राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। क्लियर है। चाहे वो 1 महीना हो, 5 साल हो, चाहे 6 साल हो या कभी भी हो। इसीलिए आप देखते होंगे कि अक्सर क्या होता है कि एक राज्यपाल कभी उस राज्य के बनते हैं या कभी उस राज्य के ट्रांसफर होता रहता है, बिकॉज कि संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में किसी तरह का प्रावधान नहीं है। मीन्स राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि राज्यपाल का क्या होता है, नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है 156 अनुच्छेद। 156 में क्या है, राज्यपाल की पदावधि। तो ये पदावधि यानी पद का अवधि कितना रहेगा, ये मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो ये ध्यान रखना है, ये 5 साल नहीं है। कई बार बच्चे सोचते हैं 5 साल है, 5 साल नहीं है। संविधान के अकॉर्डिंग राज्यपाल का कोई कार्यकाल मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है 157 अनुच्छेद। 157 में है राज्यपाल की योग्यता। तो योग्यता क्या होगा कि वो भारत, जैसे राष्ट्रपति की योग्यता है, एज इट इज राज्यपाल की भी योग्यता होता है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, वो किसी पद पे नहीं होना चाहिए। क्लियर है। यानी किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो दिवालिया नहीं होना चाहिए और 35 साल कम से कम एज उनका होना चाहिए। तो समथिंग राष्ट्रपति से ही इनका योग्यता सिमिलर है। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 159। 159 में क्या मेंशन है कि राज्यपाल का शपथ, यानी राज्यपाल का जो शपथ होगा वो अनुच्छेद 159 के तहत होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि राज्यपाल का शपथ 159 में मेंशन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में क्या है कि राज्यपाल का क्षमादान। तो आप देखे थे कि राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में है, लेकिन राज्यपाल का क्षमादान कहाँ है, अनुच्छेद 161 में है। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162 में क्या मेंशन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो याद रखना है अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो आई होप कि ये सारा स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं फिर से बता दूं कि इससे पहले एक वीडियो यानी इस सीरीज का पार्ट 1 वीडियो डाला जा चुका है, तो वो आप जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर अभी आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन जो आता है जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको वो सारा वीडियो का प्ले लिस्ट शो होगा, जो कि पॉलिटी नाम से प्ले लिस्ट है। यहाँ पे आपको शो होगा, तो वहाँ जाकर यहाँ पे आप क्लिक करके उस प्ले लिस्ट से आप इससे पहले यानी पार्ट 1 वीडियो जो डाला गया वो आप देख सकते हैं। क्लियर है। और भी पॉलिटी का वीडियो डाला जा चुका है। क्लियर है। तो आप यहाँ से प्ले लिस्ट
देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ जो सर्कल किया हूँ लास्ट में आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन में शो होगा। तो ओके, आई होप कि सारा अनुच्छेद आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।